Ignition sequence start. इंसान के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 3, 2, 1. Lift off. We have a lift off. धरती से निकलकर बाहरी दुनिया तक का सफर। स्पेस में जाना यकीन नहीं होता। दिमाग घूम जाता है ये सोचकर कि इंसान ये जान पाया कि उसे ये सब कैसे करना है। पर क्या हमारी अंतरिक्ष यात्राएं और ज्यादा कमाल की हो सकती हैं? बाहर झांकते ही मेरे मुंह से निकला, ये क्या है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट जियोर्जियो सिकोलॉस, लेखक डेविड चिल्ड्रेस और एयरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर ट्रेविस टेलर के साथ मिलकर इस सवाल का जवाब तलाशेंगे कि क्या हमारे स्पेस प्रोग्राम पर एलियंस की नजर है? अगर हाँ, तो क्या वो इंसान के स्पेस ट्रैवलिंग शुरू करने के इंतजार में हैं? मानव जाति को अगर जिंदा रखना है तो हमें इस सोलर सिस्टम को छोड़ना होगा। मुझे लगता है हम मन ही मन ये बात जानते हैं कि हम बाहरी दुनिया से यहाँ इस धरती पर आए हैं और इसीलिए हम वहीं पर वापस लौटना चाहते हैं। अंतरिक्ष में एक दरवाजा ऐसा है जिसके उस पार सच छुपा है, पर उस पार जाने के लिए हमें मन में सवाल पैदा करने होंगे। सबूत बिखरे पड़े हैं, भविष्य हमारी आंखों के सामने है, हमारे अलावा और भी दुनिया है और हमेशा से रही है। साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है द स्पेस ट्रैवलर्स। मुझे बेहद खुशी है कि आज हम सब लोग साथ हैं और स्पेस एक्सप्लोरेशन के हर पहलू पर बात करने वाले हैं। और मुझे लगता है ये इंसान की सोच के अंदर है कि उसे सितारों पर लौटना है। सितारों पर लौटने या वहां जाने की बात मैंने जानबूझकर कही क्योंकि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी के मुताबिक इंसान धरती पर सितारों से ही आया था और इसीलिए वापस वहीं लौटना चाहता है। स्पेस एक्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं। ये नया युग है स्पेस एक्सप्लोरेशन का, जिसमें अब प्राइवेट प्लेयर्स भी कदम रख चुके हैं। बेशक हम उस दौर में हैं कि अगर मेरे पास $2 करोड़ है तो रशियंस मुझे स्पेस ट्रिप पर भेज देंगे। मैं इंटरनेशनल स्पेस में भी जा सकता हूँ। सोच कर देखिए, दुनिया में ऐसे काफी लोग हैं जिनके लिए $2 करोड़ हाथ की मैल के बराबर है और आने वाले वक्त में स्पेस ट्रैवल महंगा नहीं होगा। जैसे इलॉन मस्क या बॉब बिगलो जैसे अमीरों को पैसों की कोई परवाह नहीं है और वो मंगल पर भी जाना चाहें तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। उनके पास बेशुमार पैसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें कोई सरकारी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। आप यही कह रहे हैं ना? आप समझ गए। बेशक अगर वो टैक्स पेमेंट में गड़बड़ नहीं कर रहे हैं तो हमें पता है कि इंटरनेशनल समझौतों के तहत स्पेस सबके लिए खुला है। वहाँ कोई भी जा सकता है। जैसे धरती के महासागरों की तरह धरती का लोअर ऑर्बिट पार करते ही हम पर कोई सरहद लागू नहीं होती। अच्छा, ये नई बात पता चली। और स्पेस में ज्यादा बार जाना होगा तो एलियंस दिखने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। और सच में मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये हमारी किस्मत में लिखा है कि हम अपने सोलर सिस्टम को तो एक्सप्लोर करेंगे ही, बल्कि हम उसके पार भी चले जाएंगे क्योंकि हम वहीं से तो आए हैं। यही हमारी सच्चाई है। मैं मानता हूँ। और हर इंसान वहाँ जाना चाहता है। ये हमारे खून में है कि हमें एक्सप्लोर करना ही है। मेरा इसके बारे में ये ख्याल है कि इसके पीछे एक खास वजह ये सोच भी है कि एलियंस और यूएफओ भी तो धरती पे आते हैं और यही सोच रशियन स्पेस प्रोग्राम के शुरू होने की वजह है। धर्म की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन पर हाँ, ये मेटाफिजिक्स का हिस्सा है। सोवियत यूनियन से ही कॉस्मिज्म शुरू हुआ था। हाँ, कॉस्मिज्म के मुताबिक इस धरती पर जीवन स्पेस से आया था और स्पेस ही हमारी आखिरी मंजिल है। 19वीं सदी के आखिरी दौर में रूसी दार्शनिकों ने इंसान के जन्म की एक अलग और नई थ्योरी सामने रखी। इसे कॉस्मिज्म कहा जाता है। कॉस्मिज्म को हम एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी का रशियन वर्जन कह सकते हैं। तो कॉस्मिज्म के मुताबिक हम शायद सितारों से आए हैं और किसी दिन हमें वापस सितारों पर ही लौटना होगा। दरअसल रूसी स्पेस प्रोग्राम के पीछे कॉस्मिज्म ही मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है।
रूसी कॉस्मिज्म मानता आया है कि रूस आखिरकार इंसान को स्पेस में बसाएगा और ऐसा करना असल में यह स्पिरिचुअल काम होगा। मई 1903 रूस के कलुगा कस्बे के एक मैथमेटिशियन और कॉस्मिस्ट कॉन्स्टेंटिन सोकोस्की का रॉकेट साइंस पर एक ऐतिहासिक पेपर प्रकाशित हुआ। नाम था एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस बाय मींस ऑफ रॉकेट डिवाइसेस। उस वक्त जब ज्यादातर दुनिया में ना ऑटोमोबाइल थे और ना ही बिजली, तब सियोकोस्की ये जानने में जुटे थे कि सितारों तक कैसे जा सकते हैं। उन्होंने आइडियल रॉकेट इक्वेशन नामक एक विचार पेश किया। इसमें ये गणना की गई थी कि स्पेस में जाने के लिए एयरक्राफ्ट की रफ्तार कितनी होनी चाहिए। कमाल ये है कि 1903 में आई यही इक्वेशन स्पुतनिक 1 के लॉन्च में इस्तेमाल हुई। वो काफी असरदार थी और बिल्कुल सही थी। कॉस्मिज्म से कॉन्स्टेंटिन ज़ियोलकोस्की को स्पेस पर रिसर्च करने की प्रेरणा मिली थी। ज़ियोलकोस्की ने कहा था कि हम सब स्पेस के रहने वाले हैं और अपनी हदों के पार जाकर हमें दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्तियां बसानी चाहिए। वो क्या वजह थी कि ज़ियोलकोस्की और बाकी कॉस्मिस्ट ऐसी अजीब बातें कर रहे थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि जवाब ज़ियोलकोस्की के पेपर्स में है, जिनमें उन्होंने बाहरी दुनिया से संदेश मिलने का जिक्र किया है। ज़ियोलकोस्की की कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट वह है जब वह एक दूसरी दुनिया की शक्ति से कहते हैं कि मुझे अपने होने का सबूत दो, और उन्होंने देखा कि आसमान में बादलों से क्रॉस का एक निशान बन गया था। ये कोई नेचुरल फिनोमिना बिल्कुल नहीं था, ये उस शक्ति के होने का सबूत था। ज़ियोलकोस्की के काम ने सब कुछ जानने के इंसानी जज्बे को नई दिशा दे दी और रूसी सरकार को 1961 में यूरी गगैरिन को स्पेस में भेजने के लिए प्रेरित किया। क्या सोवियत स्पेस मिशन का मकसद सिर्फ अपनी तकनीकी क्षमता दुनिया को दिखाना ही नहीं था, बल्कि एलियंस के साथ संपर्क करना भी था? तो क्या ऐसी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं जिनमें यूएफओ जैसी चीजें दिखने का जिक्र किया गया हो? रूसी कॉस्मोनॉट्स ने ऐसी कई रिपोर्ट्स दी हैं। एक मशहूर घटना 1984 की है, जब सॉल्यूट 7 स्पेस स्टेशन पर 3 कॉस्मोनॉट्स मौजूद थे। सॉल्यूट 7 रूस का साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन था, जो धरती से 275 किलोमीटर ऊपर चक्कर काट रहा था। 12 जुलाई 1984 को स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री ओलेग एटकोव, लियोनिड किजिम और व्लादिमीर सोलोव्योव मौजूद थे, जब वो एक अनोखी घटना के गवाह बने। सैल्यूट 7 मिशन के दौरान सोवियत कॉस्मोनॉट्स ने एक कमाल की चीज देखी। उनका स्पेसक्राफ्ट एक अजीब सी तेज रोशनी से घिर गया और उसके बाद उन्हें स्पेस में अचानक कई फिगर्स दिखने लगे। तीनों कॉस्मोनॉट्स ने देखा कि खिड़की के बाहर नारंगी रंग के चेहरे चमक रहे थे, जो इंसानों जैसे थे पर साइज में बहुत बड़े थे, किसी जेट प्लेन जितने बड़े थे, पर वो ये नहीं बता पाए कि वो क्या थे। रिसर्चर्स के लिए ये घटना इसलिए बेहद खास है क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों ने न सिर्फ कुछ अनोखा देखा था, बल्कि उन्हें अजीब सा एहसास भी हुआ था। सैल्यूट 7 के कॉस्मोनॉट्स को अचानक बहुत अच्छा महसूस होने लगा था। ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि हम इससे उलट ही सोचते हैं। हम यही मानते हैं कि स्पेस के मुश्किल और खतरनाक हालात में कुछ भी अजीब होगा तो उससे हमारा बुरा ही होगा, लेकिन उनके साथ तो बिल्कुल ही उलट हुआ था। मैं एक रशियन स्पेस स्टेशन पर 5 महीने रहा हूँ। मेरे साथ 2 रूसी कॉस्मोनॉट्स थे।
हम हमेशा रशियन में बात करते थे और वो मुझे सैल्यूट 7 की बातें सुनाते थे, जिसके कॉस्मोनॉट्स ने फरिश्तों को देखने की और उनकी वजह से बहुत ही अच्छा और राहत भरा एहसास होने की बात की थी। क्या सैल्यूट 7 के अंतरिक्ष यात्रियों का अच्छा महसूस करने का ये अनुभव वहां दूसरी दुनिया के लोगों की मौजूदगी की तरफ इशारा करता है? क्या उनका सामना जिनसे हुआ वो वही थे जिनका जिक्र मशहूर कॉस्मिस्ट कॉन्स्टेंटीन ज़ियोलकोव्स्की ने किया है? ज़ियोलकोव्स्की मानते थे कि पूरा यूनिवर्स जिंदा है, मतलब यूनिवर्स में हर जगह पर जीवन है और जो है उनका कोई शरीर नहीं है। क्या ये वही थे जिन्हें कॉस्मोनॉट्स ने सैल्यूट 7 के बाहर देखा था? ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि रूसी आइडिया यही है कि जब हम स्पेस में जाएंगे तो वहाँ हमें एलियंस मिलेंगे। तो क्या स्पेस के बारे में रूसी सोच और कॉस्मिज्म को साबित करने के लिए ये बस मनगढ़ंत कहानियां हैं? जाहिर है रूसी होने के नाते वो कॉस्मोनॉट्स स्पेस में एलियंस के विचार से सहमत थे और स्पेस में अनोखी बातें होती रहती हैं। और यहाँ हम ये जानने को बेचैन रहते हैं कि स्पेस स्टेशन में बैठे हुए या फिर चांद पर चलते समय एस्ट्रोनॉट्स ने क्या देखा होगा। मुझे लगता है हमारे इन सवालों का जवाब एक एस्ट्रोनॉट से बेहतर और कौन दे सकता है। इसीलिए हमारे साथ हैं डॉक्टर लेरॉय चाओ, जो खुद एक एस्ट्रोनॉट रहे। इनसे हम वीडियो चैट करेंगे। तो देर किस बात की, वीडियो कॉल पर हमसे जुड़ने को तैयार हैं एक एस्ट्रोनॉट डॉक्टर लेरॉय चाओ। देखते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। हाय लेरॉय। हेलो डॉक्टर चाओ, कैसे हैं आप? हेलो दोस्तों, मिलकर अच्छा लगा। आप सब कैसे हैं? मजे में हैं। आपके बैकग्राउंड में सैटर्न 5 का मॉडल कमाल का है। थैंक यू। तो जरा हमें डिटेल में बताइए डॉक्टर लेरॉय कि स्पेस में जाने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्योंकि सबके मन में यही सवाल आता है कि वहाँ जाकर लगता कैसा है। ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है और जैसा कि आप जानते हैं, खासकर पहली बार जब आप रॉकेट में बैठते हैं और स्पेस में लॉन्च होते हैं तो वो एक इमोशनल मोमेंट होता है। जब मैं ऑर्बिट में पहुंचा और धरती को झांक कर देख रहा था तो पृथ्वी बहुत खूबसूरत लग रही थी, रंग बिरंगी, चमकदार, बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस था वो। कितने मिशन किए हैं आपने? मैं 4 बार स्पेस में गया हूँ। पहले 3 बार मैं स्पेस शटल में रहा और चौथी फ्लाइट के लिए मैंने रशियंस के साथ ट्रेनिंग की। हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन शुरू किया। मैं वहाँ कमांडर था और नासा का साइंस ऑफिसर भी। मैं 6.5 महीने लंबे एक्सपीडिशन 10 में शामिल था। मुझे ये जानना है कि क्या आपने कोई अजीब घटना देखी या फिर महसूस की जिसे एक्सप्लेन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो? जी हाँ, बिल्कुल देखी थी मैंने। स्पेस स्टेशन मिशन के दौरान मैं अपनी आखिरी स्पेस वॉक पर था। उस वक्त अंधेरा छट रहा था और सूरज उग रहा था। तब मैंने देखा 4-5 रोशनियां एक रिदम में चल रही थी। मैंने सोचा ये क्या? तब मैंने अपने रशियन दोस्त को आवाज दी जो उस वक्त मेरे साथ बाहर ही था। मैंने पूछा क्या तुमने वो रोशनियां देखी? पर उसका चेहरा दूसरी तरफ था तो वो देख नहीं पाया। तो जब आपने रोशनियां पास से गुजरते हुए देखा तो ये सोचा कि शायद वो यूएफओ हो? मुझे उस वक्त तो समझ में नहीं आया कि वो क्या थी, मगर धरती पर लौटने के बाद किसी ने कैलकुलेट किया। उस वक्त हम साउथ अमेरिका के ऊपर थे। वहाँ समंदर में मछुआरे स्क्विड को फंसाने के लिए तेज रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। स्क्विड बोर्ड अर्जेंटीना और यूरुग्वे में इस्तेमाल होती हैं। फिर तो आपको वहाँ की रोशनी भी दिखनी चाहिए थी। कह रहे हैं, दिखनी चाहिए थी, पर मुझे ये नहीं पता कि मेरा चेहरा किस तरफ था, क्योंकि अंधेरे की वजह से मुझे पता नहीं चला कि धरती किस तरफ है और अंतरिक्ष की गहराई किस तरफ है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर लोग ये बात नहीं सोचते कि इतिहास में कई दूसरे एस्ट्रोनॉट भी हैं जिन्होंने ऐसी चीजें देखी हैं जिनका एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। हाँ। गॉर्डन कूपर वो भी ऐसा ही दावा करते हैं। जॉन ग्लेन को स्पेसक्राफ्ट के आसपास जुगनुओं जैसा कुछ दिखा था। बज़ एल्ड्रिन का दावा था उन्हें धरती के नजदीक कुछ अजीब चीजें दिखी थी। यूएफओ रिसर्चर्स के मुताबिक नासा के सबसे मशहूर मिशन के दौरान एक अनोखी चीज देखी गई थी। जुलाई 1969 में जब अपोलो 11 चांद की तरफ जा रहा था, तब बज़ ऑल्ड्रिन को खिड़की के बाहर कोई चीज उनका पीछा करती हुई दिखाई दी थी। तब उन्होंने और नील आर्मस्ट्रांग ने दिमाग लगाया कि वो क्या हो सकती थी। मैं खिड़की के बाहर झांक रहा था और अचानक मैंने कहा, ये क्या है?
कोई तो चीज है जो लगातार साथ चल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये कितनी दूर होगी नील? अगर ये बहुत ज्यादा दूर थी तो यह सच में बहुत तेज भाग रही थी। अगर ये दूर नहीं थी तो इसकी रफ्तार ज्यादा नहीं थी। नील, इसे देखो तो। हमने ध्यान से देखा। ओहो, ये क्या है? शायद कोई एडवांस्ड रॉकेट था। खिड़की के बाहर हम उस चीज को देख ही रहे थे कि उसका इंजन स्टार्ट हुआ और वह अचानक गायब हो गई। मगर नहीं, शायद वह रॉकेट नहीं था। कह नहीं सकता क्योंकि वह बहुत ज्यादा दूर थी। क्या लगता है, कोई एलियन चीज है या फिर रशिया ने कुछ भेजा है? जो भी था, हम मून मिशन को कैंसिल करके उसके पीछे नहीं जाने वाले थे। बज ऑल्ड्रिन की तरह ही दूसरे एस्ट्रोनॉट्स के यूएफओ एनकाउंटर्स पर भी काफी सवाल हैं। लोग तो यही मानते हैं कि किसी यूएफओ ने उनका चांद तक पीछा किया था। कुछ तो ये भी कहते हैं कि चांद पर उनके पहुंचने से पहले ही यूएफओ वहां पहुंच चुके थे। लेरॉय, रशियन एस्ट्रोनॉट्स के साथ जब आप स्पेस में थे तो क्या कभी आपकी एलियंस पर या फिर यूएफओस पर बात हुआ करती थी? हम एस्ट्रोनॉट्स को कई बार अजीब सी चीजें दिखती है, पर हम नहीं जानते कि वो क्या है और क्या नहीं। एक एस्ट्रोनॉट है, जेरी लिनेंजर, जो नहीं जानते उन्हें जो दिखा वो क्या था। 1990 के दशक में उन्होंने 5 करोड़ मील का स्पेस ट्रैवल किया और धरती का चक्कर काट रहे स्पेस क्राफ्ट में लगी सबसे भयंकर आग से जिंदा बच निकले। मुझे स्पेस फ्लाइट पर जाने का मौका मिला। शानदार मौका था। फिर मीर नाम के रशियन स्पेस स्टेशन पर रहने का मौका भी मिला। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने यूएफओ देखा। देखिए, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, पर मैंने यूएफओ देखे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से हम सबने ही कुछ ऐसा देखा जो हम नहीं जानते थे कि वो क्या थे। जब मैं स्पेस स्टेशन पर था तो एक बार मैंने सफेद गोल चीज पीस में देखी, जैसे दूर बर्फ के टेढ़े मेढ़े गोले हों। तब मैंने एक साथी कॉस्मोनॉट को बुलाकर पूछा कि क्या वो जानता है कि वो क्या चीज है। तो वो बोला, यू नो, आई डोंट नो। फिर हमने दिमाग लगाया कि शायद बाहरी टैंक से बर्फ के कुछ टुकड़े निकलकर रास्ते में आ रहे हैं, पर हम दोनों में से कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या था। ऐसी चीजें नजर आना आम बात है और मुझे कहने में झिझक नहीं है कि मैंने पास से गुजरती वो अजीब रोशनियां देखी थी। मैंने कोई फॉर्मल रिपोर्ट नहीं बनाई। हाँ, पर मैंने अपने रेडियो ट्रांसमिशन में अपने साथी से पूछा कि क्या उसे भी वो रोशनी नजर आई थी या नहीं। ये पक्का नहीं है कि कोई एडवांस रॉकेट हमारी तरफ आ रहा था, पर ये भी नहीं कह सकते कि वो रॉकेट था या रॉकेट नहीं था। प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि जब उन्होंने आपको देखा तो वो समझ नहीं पाए कि वो क्या था, या वो कुछ ऐसा था जो हम सोच भी नहीं सकते? देखिए, हम लोग सिरे से कुछ भी खारिज नहीं कर सकते हैं और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं कोई महाज्ञानी हूँ, पर मुझे पक्का यकीन है कि यूनिवर्स में हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है, कम से कम मेरी नजर में। अगर हम ये कहते हैं कि जो कुछ है धरती पर है और हम जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, तो ये सिर्फ हमारा घमंड है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। थैंक यू, मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर, बाय। मेरे हिसाब से खास ये है कि लेरॉय को इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हुए। उन्हें जो दिखा उसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हमने उन्हें बता दिया कि वो क्या हो सकता था। पर ऐसी अजीब चीजें तो बहुत से एस्ट्रोनॉट्स ने देखी। उनकी बात पे यकीन करें तो चलिए एक बार मान लेते हैं कि उन्होंने जो कुछ देखा वो सब कुदरत का करिश्मा था, न कि किसी एलियन द्वारा की गई चीज। पर न जाने हमारे पास ऐसी कितनी ही रिपोर्ट्स हैं, हम सबको खारिज कैसे करें? स्पेस प्रोग्राम से जुड़े लोग बातें छुपाते हैं। अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम नासा में तो यही कोशिश रहती है कि यूएफओ या एलियंस जैसे आइडियाज पर तो बात ही ना हो। वो इनके होने की संभावना के बारे में बात नहीं करना चाहते। देखिए, अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स इसे एक बेकार सी ब्रुकिंग्स रिपोर्ट की वजह से छुपाते हैं। मर्करी प्रोग्राम शुरू होने के बाद 1960 में यह रिपोर्ट आई थी। इसमें यह फैसला किया गया था कि अगर धरती के बाहर जीवन होने की बात सामने आ गई तो इस बात से वो लोग घबरा जाएंगे। हाँ, ऐसा ही कुछ फैसला हुआ। इसीलिए स्पेस शटल प्रोग्राम से जुड़े लोगों को ये आदेश तो नहीं है, पर सलाह जरूर दी जाती है कि
अगर उन्हें कुछ दिखे भी तो वो उस पर बात न करें। रफा दफा कर दें। यूएफओ रिसर्चर्स अंतरिक्ष में यूएफओ दिखने की बातों पर पर्दा डालने की शुरुआती दौर की एक घटना का जिक्र करते हैं। घटना 4 दिसंबर 1965 को फ्लोरिडा के केप कैनावरल से 12वीं अमेरिकी स्पेस फ्लाइट जेमिनी 7 के लॉन्च के कुछ देर बाद की है। इसमें अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बॉर्मन और जिंक लोवेल मौजूद थे। लॉन्च के कुछ ही घंटे बाद उन्होंने स्पेस में कुछ अजीब सा नजर आने की रिपोर्ट दी। नासा को रेडियो मैसेज आया कि खिड़की से बाहर कुछ झिलमिला रहा है। उन्हें सचमुच कुछ अजीब नजर आया, पर वो तब समझ नहीं पाए कि वो क्या था। इस पर नासा कंट्रोल रूम भड़क गया। कहा गया कि ऐसी बकवास बातें ना की जाएं। ये सिर्फ कचरा है, बूस्टर रॉकेट का कचरा। मगर एस्ट्रोनॉट अपनी बात पर अड़े रहे। जेमिनी कैप्सूल के साथ चल रहा क्राफ्ट उन्हें कई बार नजर आया। वो जब धरती पर लौटे तो बात पूरी तरह दबा दी गई। ये सब देखकर वो सन्न रह गए थे। मतलब उन्हें वो दिखा जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, और वो आज भी नहीं जानते कि वो सब क्या था। ये एक आंखों देखी घटना है। ये सब उन्हें दरअसल स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से बाहर झांकते हुए दिखा। एक और एस्ट्रोनॉट हैं, एडगर मिचेल। रिटायर होने के बाद पूरी जिंदगी उन्होंने एलियंस पर एक उन्होंने और उनसे बात होने के दावे पे लगा दी। वो नासा के एस्ट्रोनॉट थे और उनका तो ये दावा था कि कोई था जो उनसे मिलने आया था। अंतरिक्ष यात्री एडगर मिचेल अपोलो 14 के ल्यूनर मॉड्यूल के पायलट थे। 5 फरवरी 1971 को उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया जब उन्होंने तीसरी मून लैंडिंग पूरी की और वो चांद पर चलने वाले छठे इंसान बन गए। अपोलो 14 पहला ऐसा मिशन था जिसने चांद पर साइंस एक्सप्लोरेशन शुरू की। हम फ्रे मोरो आइलैंड पर उतरे थे और हमारा मकसद वहां अपने साइंस इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना और वहां से कोन क्रेटर के टॉप पर जाकर वहां के सैंपल लेकर आना था। 9 घंटे से ज्यादा समय तक मिशेल और मिशन कमांडर एलन शेफर्ड चांद की जमीन पर रहे, पर मिचेल के मुताबिक उनकी इस यात्रा का सबसे खास हिस्सा वो था जब वो धरती पर लौट रहे थे। अपना काम निपटाने के बाद हम जब धरती की तरफ लौट रहे थे तो अचानक मुझे कुछ महसूस होने लगा। ये अजीब सी खुशी और शांति का एहसास था। तभी मैंने रियलाइज किया कि जो कुछ है वो सब एक ही सेटअप का हिस्सा है और हमारे बारे में साइंस अब तक जो बात बताती आई है वो अधूरा है या शायद पूरी तरह से गलत भी हो सकता है। और अब हमें ये करना चाहिए कि हम अपने ओरिजिन के बारे में फिर से सोचें कि यूनिवर्स में हमारी क्या जगह है। स्पेस में मेरा जो एक्सपीरियंस था वो इसी परम ज्ञान को हासिल करने का था। जीवन बदल देने वाले इसी अनुभव ने मिचेल को कुछ साल बाद यूएफओ के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। मेरी अपनी कोई पर्सनल रिसर्च नहीं है, पर मैं यूरोप और यूएस में लोगों द्वारा सालों साल से की जा रही हर एक यूएफओ रिसर्च के बारे में सब कुछ जानता हूँ। और यूएफओ देखने की जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, मैंने उन्हें पढ़ा और समझा है। मुझे सब सच लगता है। मेरी पूरी कोशिश है कि जो कुछ भी छुपाया गया है वो सामने लाकर दुनिया को सच बताया जाए। मुझे अब भी ये लगता है कि नासा बहुत कुछ छुपाती है, पर लोग मानते हैं कि नासा में हर कोई कुछ न कुछ राज छुपाए हुए है, पर ऐसा करना गलत है। इन स्पेस प्रोग्राम में कुछ प्रोग्राम एलियन रिसर्च के होते हैं। स्पेस प्रोग्राम से जुड़े लोग के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, उन्हें बातें छुपा कर रखनी ही पड़ती हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे लगता है अंतरिक्ष के चोर को ढूंढना और वहाँ पर इंसानी बस्तियाँ बसाना अब इंसान यही करने वाला है। शायद ये चीज हमारे डीएनए में ही मौजूद है कि हम उसी जगह पर वापस पहुँच जाएं जहाँ से हम इस धरती पर आए हैं। सही बात है। मुझे ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है कि एस्ट्रोनॉट्स और एलियन एनकाउंटर्स के बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं
और अब तो इन चीजों के सबूत तस्वीरों के द्वारा भी मौजूद हैं। बिल्कुल, हमने नासा के एस्ट्रोनॉट्स की खींची हुई तस्वीरें देखी हैं जिनमें अजीब से स्पेसक्राफ्ट दिख रहे हैं, पर हम नहीं जानते कि वो असल में क्या है। उनकी हकीकत हमें नहीं पता। कुछ तस्वीरों में जो है वो शायद यूएफओ या एलियंस है। क्या आपने 2-3 लाल रोशनी वाली स्काई लैब की फोटो देखी है? हाँ, देखी है मैंने वो हाँ, फोटो। मैं भी उसी की बात करने वाला था। उस फोटो में सब क्लियर दिख रहा है और ये ध्यान देने वाली बात है। 25 मई 1973 को लॉन्च हुआ स्काई लैब अमेरिका का पहला स्पेस स्टेशन, जहां साइंटिफिक रिसर्च होती थी। ऑर्बिट में जाने के कोई 4 महीने बाद स्काई लैब पर मौजूद एस्ट्रोनॉट ओवेन गैरियट ने स्टेशन के बाहर मौजूद एक रहस्यमयी चीज की तस्वीर खींची। स्काईलैब 3 के क्रू को एक खिड़की के बाहर कुछ अजीब सा नजर आया। दूर कहीं लाल पीली रोशनियां पेंडुलम की तरह हिल रही थीं। क्रू नहीं जान पाया वो क्या था, पर ये साफ था कि वो रोशनियां काफी देर से उनके पीछे लगी हुई थीं। सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही थी कि ये कोई सैटेलाइट था या किसी स्पेसक्राफ्ट का कचरा हो सकता है, मगर क्रू ने ये तब जरूर नोट किया कि उन्होंने ऑर्बिट में सैटेलाइट भी देखी थी, पर ये जो रोशनियां उन्हें दिखी ये सैटेलाइट जैसी बिल्कुल नहीं थी। आखिरकार दुनिया को यही बताया गया कि ये स्पेस स्टेशन में बैकग्राउंड में लगे एक पैनल का बस एक रिफ्लेक्शन था जो खिड़की से लोगों को दिख रहा था। पर अगर हम किसी ट्रेनिंग मॉड्यूल में जाकर देखें जहां हालात बिल्कुल किसी स्पेस स्टेशन जैसे ही होते हैं, तो समझ आ जाता है कि पैनल पर 2 या 3 लाइट्स नहीं होती, वहां पर सिर्फ एक ही लाइट होती है। तो ये तो बहुत बेकार की बात है कि वो रोशनियां इंस्ट्रूमेंट पैनल का सिर्फ एक रिफ्लेक्शन था। मैं तो ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो फिर स्पेस स्टेशंस पर कैमरास भी तो लगे होते होंगे, है ना? ये तब का वीडियो है जब स्पेस में शटल जाने लगे थे। इसमें जो सच है वो सच है, पर हमारी समझ से परे है। जहां तक यूएफओ रिसर्च की बात है तो आउटर स्पेस में लिए गए अब तक के कुछ बेहतरीन वीडियो दिसंबर 1996 में नासा के STS-80 मिशन पर लिए गए थे। कोलंबिया स्पेस शटल मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट स्टोरी मस्ग्रेव ने एक के बाद एक कई अजीब बातें रिकॉर्ड की, जिनमें धीरे धीरे चल रही 2 गोल चीजें भी थी। ये जो फुटेज है ये STS-80 मिशन की है और इसमें धरती के ऑर्बिट में इंजन वाला एक क्राफ्ट साफ दिख रहा है। ये उसी तरह से चल रहा है जैसे माना जाता है कि यूएफओ और एलियन स्पेसक्राफ्ट चलते हैं। बेशक नासा विज्ञानियों ने इन्हें बर्फ के टुकड़े कहकर खारिज कर दिया था, मगर इन शानदार तस्वीरों ने रिसर्चर्स का ध्यान खींचा है। इनमें एरोस्पेस इंजीनियर और डिजिटल इमेजिंग एक्सपर्ट डॉक्टर मार्क कार्लोटो भी शामिल हैं। इन वीडियोस की जांच करने में सैकड़ों घंटे बिताने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इन तस्वीरों में जो चीज है उसे इंटेलिजेंटली कंट्रोल किया जा रहा था। सूरज निकलने के बाद बहुत सी चीजें दिखने लगती हैं। नासा ने यही कहा है कि तस्वीरों में कुछ पार्टिकल्स हैं जो अंधेरे से उजाले में आते ही सूरज की रोशनी से चमकने लगते हैं। ऐसे में कैमरा उन्हें कैप्चर कर लेता है और अगर ये पार्टिकल्स प्रेशर के साथ किसी क्राफ्ट से निकले तो ये घूमते हुए नजर आते हैं। हालांकि वीडियो के शुरू में जो है उस पर नासा चुप है। इसमें 1 मिनट तक धरती नजर आती है और फिर डिस्क और रोशनी की लकीरें दिखने लगती हैं और कैमरा के जूम होते ही हमें धरती पर पोर्टो रिको नजर आता है और स्क्रीन के बीचों बीच ये एक चमकता हुआ ब्लॉब या गोला दिखाई देता है। कैमरा जूम होता है और इसे कैमरामैन इधर उधर घुमाता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। अगले ही पल अचानक कुछ नजर आने लगता है, मानो कहीं से आ टपका हो। इस इवेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो अपने पीछे ये एक लकीर छोड़ रहा है, एक ट्रेल छोड़ रहा है। ये लकीर बहुत तेजी से बन रही है। ये अनोखी बात है। इस मैप पर पोर्टो रिको और वर्जिन आइलैंड दिखाई दे रहे हैं और इसे मैं वीडियो के एक फ्रेम पर ओवरलैप करके देखूंगा। देखिए ये चीज दिखी और लेफ्ट टू राइट निकल गई।
ये आधे सेकंड में कोई 550 किलोमीटर यानी 1 सेकंड में 1100 किलोमीटर की स्पीड से निकली है। यही चीज बिजली की रफ्तार से चल रही है। इस इलाके में बिजली नहीं चमक रही है और कोई नेचुरल इवेंट भी ऐसा नहीं होता, पर वीडियो में मौजूद इस चीज के बारे में नासा या किसी और ने भी कभी कोई बात नहीं की। ऐसा तो नहीं कि आउटर स्पेस में एलियंस की मौजूदगी के फुटेज नासा के पास पहले से हों, इसलिए उसने कुदरती घटना बताकर इसे खारिज कर दिया हो। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स को यकीन है कि अंतरिक्ष में इंसान जिस तरह से कदम बढ़ा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब एलियंस से मुलाकात को हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, जिसे खारिज करना मुश्किल होगा। तो अब अगला कदम क्या है? शायद मंगल पर जाना। आपको क्या लगता है, हमारे बहुत से सवालों के जवाब वही मिलेंगे? देखिए, मेरा जवाब यही है कि अब मुझसे इंतजार नहीं होता। पहले दौड़ चांद तक थी, अब मंगल तक है, पर इस बार इस मैदान में खिलाड़ी पहले से ज्यादा है ना। अब सिर्फ सरकारें ही नहीं है। देखिए, 3 देश सबसे आगे हैं, रूस, चीन और अमेरिका, और ये देश चांद से मंगल तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकारों के अलावा कई अरबपति ऐसे हैं जो जहां जाना चाहे वो जाएंगे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। और इन सरकारों के मुकाबले वो ये काम कम लागत में कर सकते हैं। और क्योंकि अब हम मंगल के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो आपको लगता है कि हमारे सवालों के जवाब हमें वही मिलेंगे? मेरा फिर भी वही जवाब है कि अब इंतजार नहीं होता। खैर, एक तस्वीर ऐसी है जो मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के डेटाबेस में आज भी मिल जाएगी। इसमें पानी से भरा गड्ढा है, आइसबर्ग है और एक बादल भी है। ये सब एक ही तस्वीर में है। शायद हमें वहाँ पानी मिलेगा, और अगर पानी मिल गया तो गर्मियों में टेम्परेचर 67 डिग्री तक जाता है। बिल्कुल, वो तो मिलना ही है। देखिए, एक बात ये है कि जब हम लाइफ की बात करते हैं तो फिर हम अपने जैसे इंसानों को ढूंढने लगते हैं, पर अगर बैक्टीरिया भी हमें वहां मिल गए तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और खासकर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। मानता हूँ जियो, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। हो सकता है 100 करोड़ साल पहले धरती के बजाय मंगल पर पानी हो, हरियाली हो, और फिर वहाँ पर कुछ ऐसा घट गया हो जिसकी वजह से हमें वो छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। हम मंगल से धरती पर आए हैं। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट ये अजीब बात कहते आए हैं कि इंसान असल में धरती के सबसे नजदीकी पड़ोसी पर पैदा हुआ था। उनका ये भी मानना है कि अंतरिक्ष में इंसान का हर एक सफर असल में पूर्वजों की धरती पर लौटने की कोशिश है। बेशक ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा है, लेकिन मंगल के बारे में मौजूद जानकारियों के आधार पर कुछ विज्ञानी मानते हैं कि ये विचार एक सच्चाई हो सकता है। मंगल ग्रह किसी वक्त बिल्कुल धरती जैसा ही था। ये नीले महासागरों की दुनिया थी जहां काफी ज्यादा पानी था। ये हम जानते हैं कि अरबों खरबों साल पहले जब धरती पर हमारी शुरुआत हो रही थी, तब मंगल रहने लायक बेहतर जगह थी, धरती से भी बेहतर। हम जानते हैं कि वहाँ घना एटमॉस्फेयर था जिसने मंगल को ढका हुआ था। उस वक्त वहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो हर तरह की जिंदगी के पनपने के लिए जरूरी है। तो ये बेसिर पैर की बात नहीं है कि मार्स पर किसी समय में जीवन रहा होगा, लाइफ मौजूद होगी। मंगल अगर कभी धरती जैसा ही ग्रह था, तो क्या वहाँ इंसानी जीवन भी था? जवाब में रिसर्चर्स ने ह्यूमन फिजियोलॉजी और मंगल पर हालात के बीच एक कमाल का लिंक खोज निकाला है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो उनका सर्केडियन रिदम यानी कि उनका बॉडी क्लॉक एक दिन में 24 घंटे के बजाय 24.9 घंटे का हो जाता है। कमाल की बात यह है कि मंगल ग्रह पर भी एक दिन में 24.9 घंटे होते हैं। तो सच्चाई ये है कि हमारा बॉडी क्लॉक मंगल के हिसाब से है, ना कि धरती के हिसाब से। तो इससे साफ होता है कि हम सभी मंगल से ही आए हैं। क्या हम मंगल ग्रह से आए हैं? क्या यही वजह है कि हम बार बार धरती के पार कुछ खोजने जाते हैं? अप्रैल 2020 में नासा ने कहा कि 3 निजी कंपनियों ब्लू ऑरिजिन, डायनेटिक्स और स्पेस एक्स में से एक
अमेरिका के नए ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम या HLS को डिजाइन करेगी। इसका मकसद इंसान को मंगल पर भेजना। मुझे ऐसा लगता है कि मार्स रिसर्च में अगले कुछ साल बहुत ही ज्यादा खास होने वाले हैं। मंगल ग्रह पर एक के बाद एक मिशन जा रहे हैं, तो अब सवाल है, इतना किस लिए? क्या इसलिए कि जब इंसान अंतरिक्ष में अपने पैर फैलाए तो हमें एक बेस प्लेनेट चाहिए होगा और मंगल इसके लिए सही रहेगा, या इसलिए कि वैज्ञानिक जानते हैं या उन्हें लगता है कि मंगल पर कुछ तो है? वैसे हम नहीं जानते कि मंगल पर इस वक्त क्या है, पर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हमारे पास तस्वीरें हैं, किताबें हैं जो बताती हैं कि मंगल पर स्ट्रक्चर्स हैं। मैं भी मानना चाहता हूं कि मंगल पर स्ट्रक्चर्स हैं और एक पुरानी सिविलाइजेशन थी जो खत्म हो चुकी है। और मंगल के चांद पर, मतलब फोबोस पर, एक मोनोलिथ भी है। फोबोस पर, हाँ। और वहाँ का जो फॉर एग्जाम्पल साइडोनिया इलाका है, वहाँ कहते हैं कि पिरामिड बने हुए हैं। कमाल है, पिरामिड कैसे आ गया? क्या वो कोई नेचुरल फॉर्मेशन है? दिखने में तो वो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर लगती है। मंगल की नासा द्वारा ली गई तस्वीरों को स्टडी कर रहे रिसर्चर्स ने वहाँ कई स्ट्रक्चर्स देखे हैं जो आर्टिफिशियल लगते हैं। वहाँ पिरामिड जैसे कई स्ट्रक्चर्स जिन्हें द सिटी नाम दिया गया है, इनमें से एक पर चेहरा भी बना है। ये मंगल पर किसी पुरानी सभ्यता के संकेत हो सकते हैं। वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब मंगल पर हम माइक्रोब्स होने के पक्के सबूत ढूंढ लेंगे, और ये बिल्कुल होली ग्रेल को ढूंढने जैसा होगा। हो सकता है कि हमें वहाँ किसी पुरानी सभ्यता के संकेत मिल जाए। ये जब इंसान मंगल पर कदम रखेगा तो क्या उसे रेड प्लेनेट पर पहले से किसी के होने के सबूत मिलेंगे, या फिर कुछ इससे भी बड़ी चीज? मंगल के बारे में ये सवाल वर्षों से हमारे सामने आते रहे हैं, और अब जबकि वहां पहुंचने की शुरुआत सच में हो चुकी है, तो हमें सारे जवाब भी मिल ही जाएंगे, और शायद हमारी आखिरी सांस से पहले ही मिल जाएं। हम इतने रोमांचक दौर में रह रहे हैं। नासा की योजना है कि 2030 से पहले ही वो मंगल पर अपना पहला इंसान भेजे, मतलब 7-8 साल के अंदर। यानी कि हम देख पाएंगे कि अगर वहाँ कोई सिविलाइजेशन थी तो पूरी कोशिश यही होगी कि उसी लोकेशन पर उतरा जाए ताकि पता चल सके। हाँ, और शायद उसके निशान भी मिल जाएं। दरअसल जब हम मंगल पर पहुंचेंगे तो शायद मंगल पर लौटना होगा, क्योंकि हम वहीं से तो आए हैं, और हमें सच को मानने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन एक और बात है, हम हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। कभी न कभी कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो धरती पर कयामत लाए। तो अगर हम चाहते हैं कि इंसान जिंदा रहे, तो हमें यकीनन इस धरती को छोड़कर कहीं और जाना ही होगा। बिल्कुल। हमारी आज की बातचीत बहुत कमाल की और बहुत शानदार रही, और हम जिस दौर में हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि स्पेस ट्रैवल का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और हम स्पेस में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, अपने सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए और उसके पार जाने के लिए, क्योंकि हमारा रिश्ता पूरे यूनिवर्स से है। मेरे ख्याल से 100 से भी कम साल में हमें फिजिक्स की इतनी एडवांस नॉलेज हो जाएगी कि हम बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल कर पाएंगे। शायद हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाएं, या फिर हो सकता है कि उससे थोड़ी कम स्पीड से। फिजिक्स की थ्योरी के हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन है। अब बस थ्योरी को प्रैक्टिकल में देखना है। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि अभी तो हमने शुरुआत की है। बिल्कुल, कभी ना कभी धरती पर कयामत जैसा कुछ होगा ही। क्या पता करोड़ों साल बाद, लाखों साल बाद, या फिर अगले हफ्ते, कभी भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हमें चांद पर जाकर इंसान बसाने होंगे, मंगल पर जाकर इसे रहने लायक बनाना होगा। हमें धरती से जाना ही होगा अगर हमें मानव जाति को बचाना है। और क्या पता हम ऐसा पहले कर चुके हों। शायद हम किसी सर्वाइवल प्रोसेस का हिस्सा रहे हों। आसमान में कितने ही तारे हैं, उसमें से किसी पर सिविलाइजेशन जरूर रही होगी।
तो वो जब एक्सप्लोर करने निकले होंगे तो यूनिवर्स में जगह जगह फैल गए होंगे। शायद यही हुआ हो। रशियन कॉस्मोनॉट्स मानते हैं कि हम दूसरी दुनिया से आए थे और हम वहीं वापस जाने वाले हैं। वैसे आजकल हम वही तो कर रहे हैं ना, एक्सप्लोरर के तौर पर सितारों की तरफ लौट रहे हैं। मेरे ख्याल से आप यही सोच रहे हैं। पता, इन बातों से मुझे एडगर राइस बरो याद आ रहे हैं, जिन्होंने साइंस फिक्शन के सुनहरे दौर से बहुत पहले ऐसी कहानियां लिख दी थी, जैसे जॉन कार्टर ऑफ मार्स, चेस्टनट ऑफ मार्स, प्रिंसेस ऑफ द मार्स। बार्सोमियन एडवेंचर में एक इंसान, शायद जॉन कार्टर ही था, तो वो धरती छोड़कर मंगल पर जाता है और उसे वहाँ एक पूरी सिविलाइजेशन नजर आती है। साइंस फिक्शन से हमारी इमेजिनेशन बढ़ती है। मुझे ये बचपन से ही इंस्पायर करती आई है। जब मैं स्टार ट्रेक देखता था, रॉबर्ट हाइमलिन, एसिमोव, आर्थर सी क्लार्क, इनको पढ़ने पर भविष्य दिखाई देता था। ऐसा कई बार हुआ है कि साइंस फिक्शन हमारे सामने ये साइज फैक्ट बन के आया है। टेक्नोलॉजी भी तो कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। जरा सोच कर देखिए, आज से 20 साल बाद हम किस मुकाम पर होंगे। पता है, मुझे इन सब एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरीज को जानना है। मुझे स्पेस में जाकर थॉर और ज्यूस और ऐसे बाकी लोगों से मिलना है और पूछना है कि आप लोग शायद वो इस इंतजार में हैं कि हम उन तक पहुंचेंगे और वो हमसे पूछेंगे कि इतनी देर क्यों लगा दी। मुझे सच में लगता है कि स्पेस को एक्सप्लोर करना हमारी डेस्टिनी है और शायद स्पेस में जाकर रहना भी। और जब कभी हम ये कर पाए तो हमारी मुलाकात हमारे एलियन पूर्वजों से भी होगी। और सच कहूँ तो मैं ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारा फ्यूचर